एएनबी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके से मलबे को हटाया जा रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री कोझिकोड पहुंचे हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस हादसे में 2 पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 127 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अगर विमान में आग लग गई होती तो हमारा काम और भी मुश्किल हो जाता। असल में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा। एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। वहीं DGCA के DG के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के पायलट और को पायलट की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। केरल से DGP ने बताया कि 18 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग मलबे में भी फंस गए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। विमान में 10 नवजात बच्चे भी सवार थे। वहीं ये हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के फौरन बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद NDRF की टीम मौके पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन से बात की। वहीं इससे पहले हादसे को टालने के लिए दोनों पायलटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन विमान को हादसे की चपेट में आने से नहीं बचा सके। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती देश के बेहतरीन पायलटों में से की जाती थी, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हादसे में मरने वालों में पायलट इन कमांडर कैप्टन दीपक साठे और उनके को पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार भी शामिल है। दीपक साठे भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर थे और उन्होंने एयरफोर्स के उड़ान परीक्षण प्रतिष्ठान से सेवा की थी। केरल के कालीकट के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन से बात की है और हादसे को लेकर जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। PM मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोझिकोड विमान हादसे को लेकर दुख हुआ। मेरे विचार उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। घायल यात्री जल्द से जल्द ठीक हो। केरल के मुख्यमंत्री विजयन से हालात को लेकर मेरी बात हुई है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को सही तरह की मदद दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज देश के नए कैग के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CG मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। मुर्मू वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने
को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजीव महर्षि की जगह ली है। महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अचानक बुधवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू को अक्टूबर 2019 उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। बता दें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना गया था। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच चले आ रहे तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच दौलत बेग ओल्डी में एक बार फिर मेजर से जनरल स्तर की वार्ता होने वाली है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक इसमें चीन की ओर से लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर चर्चा होगी। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने माना था कि गत 5 मई के बाद चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी समेत पूर्व लद्दाख के कई इलाकों में एलएसी का उल्लंघन किया था। चीनी सैनिक तुंगरंग, नाला, गोगरा और पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर 17-18 मई को घुसे थे। इसके अलावा चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा किया। मंत्रालय के मुताबिक एलएसी पर चीनी आक्रामकता में कमी नहीं आई है और सैन्य गतिरोध लंबा खींचने की आशंका है। वहीं तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता का दौर लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले कोर कमांडर स्तर की 5वें और की दौर की वार्ता बेनतीजन रही थी। एलएसी पर अपने सैनिकों को हटाने के बजाय चीन ने उल्टे भारत से पेंगोंग और फिंगर 4 इलाके सहित सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कहा। भारत ने चीन की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़ का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि इस गठजोड़ का सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम है, जो 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद से ही पाकिस्तान में छिपकर बैठा है। भारत ने कहा कि जब दुनिया अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आईएसआईएस का खात्मा कर सकती है तो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का सफाया क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं सीमा पार आतंकवाद और क्राइम सिंडिकेट की चर्चा करते हुए भारत ने कहा कि भारत सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है। भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीमा पार से आतंकवाद का भारत सबसे बड़ा शिकार रहा है। हम संगठित अपराध और आतंकवाद की मिलीभगत के परिणामों को भुगतते आए हैं। ये क्राइम सिंडिकेट की डी कंपनी का है, जो सोने और नकली नोटों की तस्करी किया करता था और ऐसा करते करते ये एक आतंकवादी संगठन के रूप में विकसित हुआ और 1993 मुंबई बम धमाकों को अंजाम दिया। वहीं पाकिस्तान की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए भारत ने कहा कि इस हमले में 250 बेगुनाह लोग मारे गए थे, लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था। भारत ने कहा कि इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को पड़ोसी देश में सरपरस्त हासिल है, जो हथियारों और ड्रग्स के कारोबार का केंद्र है। इस देश में कई ऐसे आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने बैन कर दिया है। राजस्थान में सरकार गिराने की कथित साजिशों का खुलासा करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी ने 28 दिनों बाद तीनों एफआईआर ये कहकर बंद कर दी हैं कि इसमें कोई मामला नहीं बन रहा है।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वकील संत कुमार ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए गिरफ्तार आरोपी संजय जैन, भरत मालिनी और अशोक सिंह को छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि संजय जैन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में 5 दिन की रिमांड पर है, इस वजह से वो नहीं छूट पाएंगे। बता दें कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 10 जुलाई को मामला दर्ज किया था कि एक तस्कर का मोबाइल सर्विलांस पर लेने के दौरान हमें राज्य सरकार गिराने की साजिशों का पता चला है। एसओजी ने दावा किया कि व्यवहार में रहने वाले भरत मालिनी और उदयपुर के रहने वाले अशोक सिंह कई लोगों के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आशा वर्कर से हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स है, लेकिन वे आज अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर है। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी हो गई है। देश के करीब 6 लाख आशा वर्कर विभिन्न मांगों को लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। दरअसल देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर मांग कर रही है कि उन्हें सही समय पर वेतन दिया जाए और साथ ही वेतन बढ़ोतरी की मांग भी की है, ताकि वो कोरोना महामारी के समय जिस तरह से मदद कर रही है वो जारी रख सके। उनके संगठन की डिमांड है कि बीमा और जोखिम भत्ते जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। बता दें कि आशा वर्कर को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस भी सपोर्ट कर रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम फील्ड में कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम की व्यवस्था के प्रबंध में नए सिरे से जुट गई है। मुख्यमंत्री 2 दिन में 3 मंडलों की समीक्षा करेंगे। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा सेक्टर 39 पहुंचे और यहां उन्होंने करीब 400 बेड वाले अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से उद्घाटन करने के बाद से ही यहां कोरोना के मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया गया। बता दें कि कोविड अस्पताल अभी 250 बेड के साथ शुरू हुआ है और धीरे धीरे यहां 400 बेड की सुविधा शुरू हो जाएगी। अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और लैब भी होगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि अभी 28 बेड आईसीयू और 9 बेड इमरजेंसी में हैं। इसके अलावा 65 बेड के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसमें 28 डॉक्टर और 80 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें 58 स्टाफ, 3 लैब टेक्नीशियन, 1 एक्सरे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय आदि शामिल हैं। दूसरे फ्लोर पर डायलिसिस यूनिट और लैब है। यहाँ केवल लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी के मरीजों का इलाज हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार मसूरी नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची टीम ने राहत कार्य शुरू किया। नहर के अंदर गिरी कार निकाल ली गई, लेकिन कार सवार अभी भी लापता है। घटना मसूरी इलाके की है। दरअसल लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में 4 लोग सवार होकर बरेली से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में मसूरी गंगनगर के पास वहीं चश्मदीदों की माने तो कार तेज रफ्तार से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। NH9 पर कार डिवीजन से टकरा गई। कहा जा रहा है कि देर रात होने की वजह से ड्राइवर को झपकी आ गई और उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। वहीं कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर के ऊपर से होकर सीधे नहर में जा गिरी। देश में एक बार फिर से 60,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। बीते दिन 24 घंटे में 61,455 नए केस सामने आए हैं, जबकि वायरस की चपेट में आने से 937 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 20,86,000 की संख्या को पार कर चुकी है, जबकि कुल 42,578 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा देश में एक दिन में 50,387 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 14,27,600 से ज्यादा पहुंच गया है। हालांकि
देश में अभी भी 6,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि देश में हर रोज ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से देश में कोरोना के एक्टिव केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं देश के अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन में 10,483 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 300 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक दिन में 10,906 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस नए मामले सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,90,200 से ज्यादा हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,45,000 से ज्यादा है। इसके अलावा मृतकों का आंकड़ा भी 17,000 को पार कर गया है। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 119 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,85,024 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या 4,690 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि 24 घंटे में 6,488 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 52,700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में की बात करें तो यहां 24 घंटे में 10,171 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल कोरोना केस 2,06,960 हैं, जबकि 1,842 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य में एक दिन में 7,594 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 84,600 से ज्यादा एक्टिव केस है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में इलाज के बाद अब 1,20,464 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 6,670 नए केस सामने आए हैं, जबकि 101 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब राज्य में 1,64,924 कोरोना मरीज हैं। हालांकि इसमें से 77,685 एक्टिव केस हैं और 84,232 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 2,998 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां एक दिन में 1,192 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में इस समय 10,409 एक्टिव केस हैं और 1,28,232 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 1,108 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर कुल मरीजों की बात करें तो राजधानी में अब 1,42,723 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,082 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बीते दिन 4,404 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,13,378 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 44,500 से ज्यादा है। इसके अलावा राज्य में अब खुद तक कोरोना से कुल 1,981 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 66,834 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 3,432 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 52 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 2,037 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 85,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 63,060 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब 1,954 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां 24 घंटे में 2,207 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस तरह राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 75,257 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 601 पर पहुंच गया है। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 24 घंटे में 1,136 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 53,200 से ज्यादा हो गया है। मौजूदा समय में 21,417 कोरोना एक्टिव केस हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीते दिन इलाज के दौरान 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 3,646 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। अब तक 400 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 71,794 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 86,265 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते दिन
राज्य में 2,445 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब 25,128 एक्टिव केस हैं। वहीं इसके अलावा अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात में 1,074, असम में 2,600 से ज्यादा और राजस्थान में 1,161 नए कोरोना केस सामने आए हैं। अगर यहां मृतकों की बात करें तो बीते दिन गुजरात में 22, असम में 6 और राजस्थान में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल कोरोना मरीजों की बात करें तो गुजरात में 68,865, असम में करीब 55,497 और राजस्थान में 50,157 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश के बाद अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 1,95,42,000 से ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 7,24,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि इलाज के बाद 1,25,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिन पूरे विश्व में 2,83,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 6,448 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है, जहां 50,95,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 1,64,094 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन की बात करें तो अमेरिका में 24 घंटे में 63,246 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,190 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि इस समय अमेरिका में 23,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 26,16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील है, जहां बीते दिन 49,502 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,058 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर कुल केस की बात करें तो ब्राजील में 29 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, जिसमें से 99,702 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,68,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में इस समय 7,98,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस हैं। अमेरिकी सरकार के कोरोना वायरस एडवाइजर और देश के प्रमुख संक्रमण रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउजी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के पूरे तरह प्रभावी होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि 50% प्रभावी होने पर भी वैक्सीन स्वीकार्य की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट जिन वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनको लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि ये कम से कम 75% प्रभावी हो, लेकिन 50 से 60% प्रभावी होने पर भी वैक्सीन स्वीकार्य होंगी। दरअसल ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए फाउची ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के 98% प्रभावी होने की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि आपको ये सोचना चाहिए कि वैक्सीन एक टूल है जिसमें महामारी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित साबित होती है तो कम से कम 50% की भी प्रभावी रहती है तो उसे मंजूरी दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहचान पत्र नहीं होने की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं करा पा रहे मानसिक रोगियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब डमी नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर और अस्पताल का लैब के पते को घर पर पता मानकर उनकी भी जांच और इलाज हो सकेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर दयनीय स्थिति में रह रहे बेघर मानसिक रोगियों को भी कोविड-19 की वही सुविधा मिलनी चाहिए जो आम इंसानों को मिल रही है। वहीं हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को याचिकाकर्ता की उस मांग पर भी विचार करने को कहा है जिसमें एरिया के पुलिस अधिकारी का नंबर बेघर मानसिक रूप से बीमार लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में देने को कहा गया था। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आईसीएमआर को दिल्ली में लाखों बेघर मानसिक रूप से बीमार लोगों का कोविड-19 टेस्ट और उनका इलाज कैसे हो, इसको लेकर समाधान ढूंढने को कहा था। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंगाल सरकार ने अगस्त में 7 दिन संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके तहत शनिवार को इस महीने दूसरे दिन भी राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। पूर्ण लॉकडाउन के चलते
कोलकाता समेत पूरे राज्य में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकान, निजी और सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, परिवहन सेवाएं, बैंक सभी बंद है। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट से भी सभी विमानों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। इसके अलावा हावड़ा, सियालदह और अन्य स्टेशनों से खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी पहले ही रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बेवजह घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी काफी कड़े कदम उठाए हैं और जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के बाद सबका ध्यान अब चेन्नई में रखे अमोनिया नाइट्रेट पर गया है। बता दें कि चेन्नई के सत्व कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर करीब 700 टन अमोनिया नाइट्रेट गोदाम में रखा गया है, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। जानकारी के मुताबिक इस विस्फोटक रसायन के कई कंटेनरों को 2015 में जब्त किया गया था, क्योंकि इंपोर्ट करने वाली निजी कंपनियों ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी। तभी से ये इलाके में रखा हुआ है। जब्त अमोनियम नाइट्रेट की कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना नियंत्रण में है, तो धीरे धीरे सभी चीजें सुचारू रूप से शुरू करनी है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले, इकोनॉमी पटरी पर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वो अपनी सभी समस्याओं की लिस्ट बनाकर उन्हें दे, ताकि उन पर विचार करके समाधान किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 12 साल की मासूम रेप पीड़िता का हाल जाना। इस मौके पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बच्ची की हालत काफी नाजुक है, ये घटना दिल दहला देने वाली है। मैं भी एक बच्ची का बाप हूं, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्ची के माता पिता से भी मुलाकात की है, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में एक मकान की अचानक दीवार गिर गई, जिससे वहां खेल रहे चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दीवार के मलबे के नीचे दबे दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए झांसी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएनबी सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।